सो आवर न्यू टॉपिक इज रेजोल्यूशन। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखते चलो क्या है। नाउ रिजॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, वी आर एक्सट्रैक्टिंग एनिशोमेरिक पेयर्स। ठीक है, तो बात को समझना बेटा, रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजॉल्व करना, रिसॉल्यूशन। ठीक है, रिसॉल्व करना। तो हमें पता है कि डी एंड एल फॉर्म और 50% डी एंड 50% एल आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। उससे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से पता है। ठीक है, अब ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इसमें क्या होता है, इट कंटेन पेयर ऑफ एनिंशोमर्स। इसमें क्या होता है, इट कंटेन पेयर ऑफ एनिंशोमर्स। तो दो पेयर्स हैं एनिंशोमर्स के, और एनिंशोमर्स आपको पता है हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक अ पेयर ऑफ एनिंशोमर ए एंड बी। मान लो इसमें दो पेयर हैं ए एंड बी, और इसको अलग करना है। हैविंग क्या क्या चीजें हैं इसके पास, हैविंग सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, ये सारी की सारी ऑलमोस्ट किस में आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट करती हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसको सेपरेट किया जाता है दो मेथड से। कौन कौन से, फर्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, और दूसरा किसके थ्रू किया जाता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे कर रहे हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस। ये बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस के आधार पे बात करेंगे, और ये किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी करेंगे। यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा। अब होता क्या है कि एनिंशोमेरिक पेयर्स है, दे हैविंग द सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, एज एनिंशोमर्स या एज एनिंशोमेरिक पेयर्स हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके पास सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सो दे कांट बी रिसॉल्व्ड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कह सकते हैं बात इसको, मतलब फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं कर सकते। तो कैसे करवाते हैं उसको, रिजॉल्व कैसे करवाएं। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करवाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू डायस्टीरियोमर बाय यूजिंग एनी प्योर कायरल रिएजेंट। ठीक है, सो फॉर रिजॉल्विंग पेयर ऑफ एनिंशोमर we first convert it into, किस में करें बेटा, डायस्टीरियोमर्स। पहले उसको डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करें, और कैसे करेंगे, बाय रिएक्टिंग विद प्योर कायरल रिएजेंट। प्योर कायरल रिएजेंट का मतलब है जिसके अंदर प्योर आर हो या फिर प्योर एस हो, एंड देन ऑन हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव, या उसके बाद कोई भी मेथड लगा लो, फिजिकल मेथड लगा लो, उसके बाद आप उसको आराम से कर सकते हो। तो इसका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इस बात को लिख लेते हैं हम लोग कि कैसे रिजॉल्व करवाते हैं, शॉर्ट तरीका। तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट समझो। देखो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ए एंड बी क्या लिया,
ए और बी क्या थे हमारे? एनेंटियोमर्स थे, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स थे। वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। इस एनेंटियोमर की खास बात क्या थी? दे आर हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम बॉइलिंग पॉइंट, एवरीथिंग इज सेम, क्योंकि एनेंटियोमरिक पेयर है। तो यहाँ पे लिख लेना इसके बारे में कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बॉइलिंग पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी बातें इसके पर सेम थे। तो क्या करें हम इसमें? कोई भी प्योर कायरल रिएजेंट डाला जाए इस पर। प्योर कायरल रिएजेंट का मतलब क्या होगा? प्योर कायरल रिएजेंट का मतलब होगा कि मान लीजिए, सपोज करो बेटा, ये R है और ये S था। भाई एक R है तो दूसरा S होगा, एनेंटियोमरिक पेयर है तो मैंने इसमें कोई भी प्योर कायरल रिएजेंट डाल दिया। अब वो कायरल रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो लेट अस से हमने इसमें R डाल दिया। क्या डाल दिया? R डाल दिया। अब क्या होगा? इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स में। अब जब इसमें डाल देंगे तो देखो क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा? पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, C एंड D बन गया। दिस इज अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। क्या आप में से मुझे बता सकता है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? C की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और D की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो बेटा C बना A से, R डाला तो ये RR हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? SR हो जाएगा। बात समझ में आई? अब पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर हो गया। अब क्या करेंगे इसमें? अब हम इस पे करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, भाई डायस्टीरियोमर्स की खास बात क्या होती है बेटा? डायस्टीरियोमर्स आर हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना? तो यहां पे लिख लेना आप चाहो तो, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इस पे आसानी से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पे यूज कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इस पे लगा लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर अलग हो गए, C अलग, D अलग। भैया आपने ये तो किया, बॉइलिंग पॉइंट के इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में भेज दिया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर के थ्रू अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग चीजें ऑब्टेन कर ली। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या मिला यहाँ पर? यहाँ मिल गया C फॉर्म मिल गया और यहाँ मिल गया आपको D फॉर्म मिल गया। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो हम इसे क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स आर सेपरेटेड आउट। ये भी डायस्टीरियोमर था, ये भी डायस्टीरियोमर था। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? RR SR। अब करवाओ इस पे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या करवाएं इस पे? हाइड्रोलाइसिस। H3O पॉजिटिव के साथ कोई भी एसिड कोई भी बेस के साथ करवा दो। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो सकती है या फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करवाएं? हाइड्रोलाइसिस करवाएं। अब ये हाइड्रोलाइसिस कोई जरूरी नहीं है कि एसिड के प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में भी हो सकती है। और जब एसिड और बेस के प्रेजेंस में करोगे तो आपको A फॉर्म अलग मिल जाएगा और B फॉर्म अलग मिल जाएगा। बात समझ में आई? मतलब आपको यहां से R फॉर्म अलग मिल गया और S फॉर्म अलग मिल गया, और जो भी रिएजेंट था वो साथ में अलग अलग हो गया। जो रिएजेंट था, वो जो कायरल रिएजेंट था वो आपको अलग मिल गया, कायरल रिएजेंट। और कायरल रिएजेंट जो था वो आपका R था। इन दिस वे आपने पूरा का पूरा जो एनेंटियोमरिक पेयर था उसको रिजॉल्व किया। ऑलराइट, नोट डाउन फास्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सी क्या कर रहे हैं हम लोग? रेजोल्यूशन करवाते हैं बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस A एंड B। अब ये दोनों चीजें A और B आर नोन एज द पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। एक साथ ही मिलेंगे भैया, तभी तो रैसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे। A एंड B इकट्ठा मिलेगा हमको, इन दोनों को इकट्ठा क्या कहेंगे? रैसिमिक मिक्सचर कहेंगे, रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है, लेट अस टेक R फॉर्म एंड S फॉर्म। एक ही कंपाउंड के R और S फॉर्म ले लिया हमने। अब उसके अंदर मिलाया हमने कोई कायरल रिएजेंट, कोई भी कायरल रिएजेंट बना लिया। ठीक है, कायरल रिएजेंट को तुम अलग अलग ना बनाकर एक साथ ही बना लो तो बेटर रहेगा। आप इसको एक साथ ही बना लो।
एक केमिकल कायरल रीजेंट बनाया आपने, मतलब इन दोनों के साथ में क्या ऐड किया आपने, केमिकल कायरल रीजेंट ऐड किया। और वो कायरल रीजेंट क्या था आपका, था दिस वन, OH HCH3 और C2H5। दिस इज केमिकल कायरल रीजेंट। आप अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज प्योरली एस फॉर्म, ये एस फॉर्म है। अब देखो क्या हुआ, जब इसको करवाया तो दो कंपाउंड बने मेरे को, और ये भी दोनों एक साथ ही मिले जी, इकट्ठे मिले। अ पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स इज ऑब्टेन। R के साथ S मिला इसलिए RS फॉर्म आ गया, और S के साथ R मिला, S मिला तो SS फॉर्म आ गया। अब ये रिएक्शन क्या हुई, एसिड है, अल्कोहल है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, एस्टर बना देगा, दिस इज द एस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको एक साथ मिल गई। अभी आपको क्या मिला, देखो कहानी क्या हुई, आपने A और B पेयर ऑफ एन इंशोमर लिया, जिसको रिजॉल्व नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि सेम फिजिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टी थी। आपने इसमें ऐड किया कोई भी कायरल रीजेंट, प्योर कायरल रीजेंट ऐड किया, तो आपको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर मिलेगा। वही कहानी हुई। अब इसको क्या करें, अब पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर को नाम दे देते हैं CND। अब इसको अलग करवाना पड़ेगा, तो अलग किससे करवाएं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। C अलग कर लो और D अलग कर लो। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवा दें, चाहे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस, तो आपको A और B वापस से प्राप्त हो जाए। ये होल सिनेरियो यूज करेंगे हम लोग, समझ में आ गई। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखें, एग्जांपल के अंदर हमारे पास पेयर ऑफ एन इंशोमर आ गया, केमिकल रिएजेंट आ गया, पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर आ गया। अब दोनों इकट्ठे हैं, एक ही सॉल्यूशन में दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या करें बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों करें, बिकॉज डाइस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। तो वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं। और किस आधार पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टिका है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अलग अलग होगा, और इसलिए हम लोग C और D को अलग कर सकते हैं। इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं, बात खत्म। तो इसको अलग ऑब्टेन कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद में लेट अस नेम देम, इसको C कह देते हैं और इसको D कह देते हैं। तो आपको C अलग से ऑब्टेन हो गया और D भी अलग से ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक है, यहां तक लिखो, उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे, या इसी में करते हैं। एनीवेज छोटा लिखूंगा, ध्यान रखना। तो आपको C क्या मिलेगा और D क्या मिलेगा, लेट्स टेक। C मिलेगा आपको CH3 H PH C डबल बॉन्ड O H CH3 C2H5। अभी तो एक साथ मिल रहा था, अब क्या हो गया, अलग अलग मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 PH H C डबल बॉन्ड O H C2H5 CH3। जरा इनका नाम भी दे देते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन थी बेटा इसकी, इसकी R थी और इसकी S थी, इसकी R थी और इसकी इसकी S थी और इसकी भी S थी। ठीक है, ये S था कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया जी। अब इसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। कैसे, हाइड्रोलाइसिस करवाएं एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइसिस करवाएं एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा जरा देखो। किसी भी एस्टर पर अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, H इधर OH इधर और बॉन्ड क्लीव, इस तरह से। समझ में आया, H इधर आ गया, OH इधर आ गया और बॉन्ड को क्लीव कर दो। तो देखो जरा क्लीव करने पे क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हें मिलेगा CH3 H PH C डबल बॉन्ड O OH, ये मिलेगा, प्लस साथ में कौन मिलेगा बेटा, HCH3, यहां पे OH आ जाएगा और C2H5, मतलब वही रीजन वापस आ गया। और फिर यहां क्या मिलेगा आपको, CH3
PH H C डबल बॉन्ड O, और यहां से भी क्लीव होगा तो O के साथ कौन आ गया, H आ गया, प्लस H OH C2H5 CH3। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या निकले, ये R फॉर्म निकला, ये S फॉर्म निकला, और ये हमने कौन सा लिया था, S लिया था, SS फॉर्म निकला। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये A है, ये B है, और ये सेपरेटेड हो गया। सो दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन। मतलब रेसिमिक मिक्सचर से आपने क्या किया, एनेंटियोमरिक पेयर्स को इंडिविजुअल में अलग कर दिया। द होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। अभी भी सर ये एक ही सॉल्यूशन में पढ़े हैं। कहाँ एक सॉल्यूशन में पढ़े हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके तो अलग अलग नहीं कर लिया। नहीं, ऊपर वाले जो है ये हाँ ये तो एक साथ ही पढ़े ना, उसको हटा ले, फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा ले। भाई इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, अलग कर ले, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, उसको हटा दे, ये बच गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेट हो गया तेरा, बन गया, काम खत्म। एल्डिहाइड में खूब सारा काम करेंगे ऐसे, बहुत सारे रिएक्शंस में बार बार काम आएगा। तो वहीं पे हम बार बार एसिड के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर ये काम करते हैं। समझ में आ गया होल फिनोमेना, ठीक है, नोट डाउन दिस। नॉन रिजॉल्विंग कंपाउंड में बात करें तो मीजो कंपाउंड है, एन फ्लिपिंग है। एन फ्लिपिंग के ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। मीजो कंपाउंड क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें पीओएस होती है, इस वजह से वो आपका रिजॉल्व नहीं कर सकते। फ्लिपिंग की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया हमने। ये जो फ्लिपिंग होता है इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, तो याद रख लेना फ्लिपिंग इज ऑलवेज फास्ट इन नेचर। ठीक है, लिखो इसमें, फ्लिपिंग आर वेरी फास्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट। भाई इसको ए कंपाउंड मान लें, इसको बी कंपाउंड बना लें, बहुत फास्ट प्रोसेस है। फ्लिपिंग होता है, फ्लिपिंग इज वेरी फास्ट, सो कांट बी सेपरेटेड। अगर सेपरेट ही नहीं कर सकते तो रिजॉल्व कैसे करवाओगे आप, सवाल ये उठ गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल याद रखना, फ्लिपिंग के साथ साथ फ्लिपिंग एक और जगह होती है, वी कॉल्ड एज कार्बानाइंस। कार्बानाइंस में भी फ्लिपिंग होती है, जैसे कि यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज मान लो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये भी तो कार्बानाइन हो गया, और ये भी फ्लिप हो सकता है लाइक दिस। तो कार्ब अनाइन ऑल्सो शो फ्लिपिंग, ठीक है, वो भी फ्लिपिंग हो सकता है। अब अगर मुझे फ्लिपिंग को रिजॉल्व करना है, मतलब अमाइंस को रिजॉल्व करना है, तो मुझे फ्लिपिंग को रोकना पड़ेगा। और फ्लिपिंग को कैसे रोका जाए, यहां पर बड़े बड़े ग्रुप लटका दो जी, ये फ्लिप करने में धीरे हो। भाई फ्लिप कब फास्ट होगा, जब ये छोटा ग्रुप है फटाफट कर जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप लगा दो, बल्कि ग्रुप लगा दो, तो फ्लिप होने में टाइम लगेगा, या फ्लिप होगा ही नहीं। अगर होगा ही नहीं तो सेपरेट हो सकेगा, रिजॉल्व हो पाएगा। तो जहां फ्लिपिंग नहीं होगा वहां रिजोल्यूशन होगा। बात समझ में आई? तो ये बात याद रखना कि फ्लिपिंग जो होता है ऑलवेज फॉर्म रेसिमाइजेशन। फ्लिपिंग है भाई, एक डी फॉर्म है, एक तो एल फॉर्म है। तो यहां पर एक बात याद रखो कि फ्लिपिंग जो होता है, फ्लिपिंग ऑलवेज फॉर्म रेसिमाइजेशन। वहां पर रेसिमाइजेशन हमेशा होगा, और रेसिमाइजेशन हो तो रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, छोटे ग्रुप हैं, जल्दी फ्लिप करके, तो बल्कि ग्रुप लगाओ, रोको उसको। ठीक, नाउ फ्लिपिंग ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। फ्लिप्ड कंपाउंड, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव। तो मैंने क्या कहा था, रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो फ्लिपिंग भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब ये बोला जाए बेटा इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, ड्यू टू रेसिमाइजेशन। इनएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड इनएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये बात याद है ना। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, लिखिए, वन कायरल सेंटर कंपाउंड, वन कायरल सेंटर कंपाउंड, one chiral center compound are always optically active,
वन कायरल सेंटर कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। भाई एक कायरल कंपाउंड किसी के पास है, एक कायरल सेंटर अगर किसी के पास है तो हमेशा क्या होंगे? एक्सेप्ट वन कायरल सेंटर ऑफ दोज कंपाउंड, एक्सेप्ट वन कायरल सेंटर ऑफ दोज कंपाउंड। हाँ जी बताओ, यहां पर क्या हो? फ्लिपिंग होता। भाई ये भी तो वन कायरल सेंटर ही है, ये भी तो वन कायरल सेंटर ही हुआ, लेकिन फ्लिपिंग हो रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सारे के सारे कायरल, जो इसमें एक कायरल सेंटर हो, लेकिन जहां पे फ्लिपिंग इन्वॉल्व हो गया वन कायरल सेंटर में, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। समझ में आ गई बात? तो लिख लो, एक्सेप्ट वन कायरल सेंटर ऑफ दोज कंपाउंड विच कैन शो फ्लिपिंग, जो फ्लिपिंग शो कर सकते हैं। या ये भी कह सकते हो, ड्यू टू फ्लिपिंग दे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी कह सकते हो। ड्यू टू फ्लिपिंग वन कायरल सेंटर कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए वो रिजॉल्व नहीं कर पाता है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो अल्टीमेटली कहानी ये हो गई कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते, चाहे वो एक कायरल सेंटर का हो या एक से ज्यादा हो। तो रिजॉल्व कौन कौन से कंपाउंड नहीं हो सकते हैं बेटा? रिजॉल्व कौन कौन से कंपाउंड नहीं हो सकते? नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड कौन कौन से हुए? पहला तो हो गया मीजोफॉर्म, दूसरा एन फ्लिपिंग। अब एक बात याद रखना, एन फ्लिपिंग तो अमाइंस में हो गया, लेकिन कार्बन एन भी फ्लिप कर जाता है, तो वहां पर भी ध्यान रखेंगे। या ऐसे कह लें, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपके क्या होंगे? रिजॉल्व नहीं करवा सकते। ठीक है बेटा, नाउ लिख लो फटाफट इसको।